समाचार की परिभाषा। दिल्ली के साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी एक और प्रतिभा का उन दिनों मथुरा आना हुआ। नाम था उनका रतनलाल जोशी। वे हिंदी के प्रसिद्ध पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे और मानते थे कि पत्रकारिता साहित्य की एक विधा है। व्यवहार में फिर भी समाचार और लेख या कहानी में अंतर तो होता है। जिन दिनों हिंदुस्तान के संपादक गायत्री तपोभूमि आए, उन्हीं दिनों आचार्य श्री एक पाक्षिक समाचार पत्र शुरू करने की योजना बना रहे थे। पत्र का नाम तय हो गया था, युग निर्माण योजना। नाम के इस पाक्षिक पत्र का स्वरूप, गठन और विषय वस्तु के बारे में कई लोगों से चर्चा हुई थी। जोशी जी से भी चर्चा हुई। उन्होंने सुना तो हल्की सी टिप्पणी की। कहा कि इसमें आपके अनुयायी जगह जगह जो यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, उन्हीं के समाचार छपा करेंगे। आचार्य श्री ने कहा, उन्हीं के नहीं, उनके भी। दरअसल यह पत्र समाचारों की परिभाषा बदलने के लिए निकाल रहे हैं। उनकी बात सुनकर जोशी जी ने अपने आप को संभाला। वे सोच रहे थे कि बातचीत हल्के फुल्के ढंग की है। आचार्य श्री अखंड ज्योति पत्रिका की सफलता से प्रेरित और आंदोलन को आगे बढ़ाने की मंशा से पत्र निकाल रहे हैं। उसी सहज भाव से उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन समाचार की परिभाषा बदलने का उत्तर आया तो वे उत्सुकता से आचार्य श्री की ओर देखने लगे। आचार्य श्री ने कहा, आपके अखबारों में कोई मंत्री, राजनेता भाषण देता है, उद्घाटन आदि करता है तो पहले पेज पर बड़े बड़े शीर्षकों में खबर छपती है। इससे लगता है कि राजनीति सब कुछ है, जबकि समाज को आगे बढ़ाते हैं नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठा देने वाले सच्चे और ईमानदार लोग, वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग और अनुसंधान करते हुए मर खप जाते हैं, और वे लोग जो शुभ और सौंदर्य के गीत गाते हैं। इन लोगों के लिए कहीं पैरा दो पैरा जगह भी नहीं मिलती। वरिष्ठ पत्रकार ने आचार्य श्री की इस बात को स्वीकारा। कहा कि दुनिया भर में यही चलन है। जो स्वाभाविक है वह समाचार नहीं है, जो विलक्षण और अद्भुत है वही समाचार है। इस पर आचार्य श्री का उत्तर था कि आपाधापी और स्वार्थ की घनघोर होड़ वाले इस युग में लोग नैतिक मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सच्चाई और सेवा के लिए वे जानबूझकर कष्टों को आमंत्रित करते हैं, तो उनके कार्यों को समाज के सामने क्यों नहीं लाना चाहिए। जोशी जी ने कहा कि वे लोग स्वयं भी शायद चर्चा में नहीं आना चाहते। यश या प्रचार की कामना से वे लोग त्याग का रास्ता नहीं अपनाते शायद। आचार्य श्री की राय थी कि वे लोग सिर्फ निष्ठा के कारण सेवा, त्याग और समर्पण का मार्ग चुनते हैं, लेकिन उनके काम लोगों के सामने आना चाहिए। इससे सेवा और त्याग का वातावरण बनेगा। सच्चाई के रास्ते पर चलने की घटनाएं या वृत्तांत पढ़कर दूसरे लोगों को भी ऐसी ही प्रेरणाएं मिलेंगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि 1958 में मथुरा में सहस्त्रकुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ था। उस समय कुछ परिवारों ने मिलकर विवाह में दहेज, जेवर, नेक जोग और भेंट उपहार नहीं लेने का निश्चय किया। उस निश्चय को निभाया और यज्ञीय वातावरण में करीब 25 विवाह हुए। उन विवाहों के बारे में लोगों को जैसे ही पता चला, कई परिवारों ने अपना कार्यक्रम बदल दिया। जिन परिवारों में देवउठनी एकादशी के बाद विवाह होने वाले थे, वे वर वधू को लेकर मथुरा आ गए और यहीं संस्कार करा लिया। इस प्रचलन को लोगों ने सराहा, अपनाया और उसके बाद अब तक 6 वर्ष के अंतराल में बिना दान दहेज के सैकड़ों विवाह हो गए हैं। जोशी जी ने आचार्य श्री के इस कथन से सहमति जताई कि ब्याह शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची लोगों को बेईमान और दरिद्र बनाती है। उनकी राय थी कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी इन्हें रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दावतों पर पाबंदी लगाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसे प्रयत्न काफी नहीं हैं। लोगों के मन बदलना चाहिए। उनकी बात पूरी करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि हम लोगों का मन बदलने के लिए माहौल बदलने की दिशा में ही छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं। जोशी जी इस संकल्प के साथ मथुरा से दिल्ली लौटे कि वे भी इस तरह की प्रवृत्तियों को अपने पत्र में स्थान देने की कोशिश करेंगे।
संवत 2021 में वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक 10-10 दिन के 3 शिविर हुए। परामर्श शिविरों के नाम से हुए इन आयोजनों में रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम तो मुख्य विषय थे। इन्हीं शिविरों में पाक्षिक समाचार पत्र की रूपरेखा बनी। आचार्य श्री ने पत्र के प्रारंभ की घोषणा कर दी। अंतिम शिविर 15 से 24 जून तक हुआ था। गायत्री जयंती के उसी शिविर में पूर्णिमा के दिन साधक व्रज के प्रमुख तीर्थों की यात्रा करने निकले। शिविर से लगभग 125 साधक आए थे। पाक्षिक पत्र की घोषणा के बाद उसे समृद्ध बनाने की योजना भी बनी। समृद्ध बनाने का अर्थ पाठ्य सामग्री का प्रचुर होना। उसके लिए आचार्य श्री ने कहा कि युग निर्माण आंदोलन के कार्यक्रमों को अपनाना, क्रियान्वित करना है। पत्र की सफलता की गारंटी है। हो सकता है आगे चलकर इस तरह के पत्र की आवश्यकता नहीं रह जाए। जगह जगह से निकलने वाले दैनिक, साप्ताहिक और अन्य नियतकालिक पत्र ही हमारा काम करने लगे। लेकिन अभी तो इस पाक्षिक को व्यापक और संपन्न बनाने का पुरुषार्थ हमें ही करना है। चोरी और बंटवारा। शिविर संपन्न होते ही साधक यात्रा पर गए। उन साधकों में एक सन्यासी भी थे, स्वामी कृष्णानंद। 9 दिन के अनुष्ठान और जप आदि के आकर्षण में वे तब तपोभूमि आ गए थे। गायत्री परिवार से उनका संगठन या नैष्ठिक संबंध नहीं था। वे यात्रा के लिए तो निकले, साथ में ही थे, लेकिन वृंदावन या नंदगांव आदि जगह नहीं जाकर यमुना के किनारे ही निकल गए। पगडंडी या सड़क से जाने के बजाय वे खेतों में होते हुए निकले। कुछ दूर निकलने पर उन्होंने देखा कि इन 3-4 व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बर्तन उठा पटक रहे हैं। उठा पटक का तरीका देखकर लगता था जैसे वे बंटवारा कर रहे हों। उनकी गतिविधियों पर गौर करने के लिए स्वामी जी कुछ देर रुके। स्वामी जी को रुका और अपनी ओर देखता हुआ पाकर उन लोगों ने फुर्ती से बर्तन समेटे और उठाकर भागते बने। स्वामी जी को कुछ समझ नहीं आया। वे अपनी धुन में यमुना तट पर चल दिए। किनारे बैठकर उन्होंने ध्यान आदि का अभ्यास किया। काफी देर बैठे रहकर दोपहर बाद तपोभूमि लौटे। तपोभूमि लौटने पर पता चला कि नवसारी गुजरात के कार्यकर्ता मगन भाई के बर्तन रात को चोरी हो गए। वे शिविर में सपत्नीक आए थे। मंदिर के पीछे बने कमरों में वे रुके थे। वे अपने साथ स्टील के बर्तनों का सेट लाए थे। उन्हीं बर्तनों में खाना पकाते खाते थे। मगन भाई के हिसाब से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन चर्चा तो थी ही। कुछ साधकों ने पुलिस में रिपोर्ट कराने की सलाह भी दी थी। वह सलाह मगन भाई के गले नहीं उतरी थी। इस बारे में आचार्य श्री से पहले ही बात हो गई थी। मगन भाई हंस हंस कर बता रहे थे कि माखन चोर की नगरी में यह उन्हीं की लीला है। स्वामी कृष्णानंद को याद आया कि उन्होंने यमुना तट पर जाते हुए कहा कि लोगों को खेत में बर्तन आदि के साथ देखा था। वे स्वामी जी को देखकर भाग गए थे। ये वही चोर थे जिन्होंने मगन भाई के बर्तन आदि चुराए थे। मगन भाई जब लौट रहे थे तो आचार्य श्री ने उस चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने भी चर्चा नहीं छेड़ी। जब वे चले गए तो वहां मौजूद 4-6 साधकों के बीच में कहा कि नुकसान के लिए अपने आप को सांत्वना देना हो, समझाया जा सकता है कि ज्यादा बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। हो सकता है कांटे की चुभन से सूली जैसा कर्मफल निपट गया हो। स्वामी कृष्णानंद ने एकांत देखकर आचार्य श्री से कहा कि दीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने यमुना के तट पर हुए अनुभव के बारे में बताया। वह अनुभव ध्यान दृश्य जैसा था। दिखाई दे रहा था कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँकते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा करते हैं और दोनों में संवाद शुरू हो जाता है। यह संवाद गीता के रूप में है। स्वामी जी ने ध्यान दृश्य के बारे में बताया और फिर पूछ लिया कि युद्ध आरंभ होने की घड़ी में क्या इतना समय रहा होगा कि भगवान 18 अध्यायों में विस्तृत उपदेश दे सकें? आचार्य श्री ने इस प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दिया। कहा कि तुमने जिस दृश्य को देखा है उसका आनंद लेने तक ही सीमित रखो। अनुभूतियों को तर्क और विश्लेषण से समझने के बजाय संश्लिष्ट रूप में समझो।
साधक की भलाई इसी में है। स्वामी कृष्णानंद ने दीक्षा का भी अनुरोध किया था, उसका समाधान भी किया। कहा कि एक गृहस्थ सन्यासी को दीक्षित नहीं कर सकता। अगर युग धर्म का निर्वाह करने की इच्छा है तो कषाय छोड़कर संसार में आओ। संसारी बनकर आसानी से सेवा कर सकोगे। स्वामी जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा तक इस बारे में फैसला कर लेंगे। उन्हें आचार्य श्री की बताई विधि और साधना परंपरा रास आ रही थी। विदाई के दिन ही बरसाना से आए एक साधक ने पूछा कि लोग भगवान कृष्ण को रास बिहारी कहते हैं। व्रज में ही नहीं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके रास को लोग प्रेम और विलास के रूप में देखते हैं। क्या यह उचित है कि भगवान को भोगी विलासी माना जाए और उसी रूप में उनका अनुकरण किया जाए? आचार्य श्री ने इस प्रश्न का कोई सैद्धांतिक विश्लेषण नहीं किया। उस साधक को सलाह दी कि रास रचाते कृष्ण और युद्ध के मैदान में खड़े कृष्ण का क्रम से ध्यान करें। युद्ध के मैदान में खड़े कृष्ण का क्रम से ध्यान करें। सुबह के समय पार्थ सारथी के रूप में ध्यान करें तो मर्म समझ में आ जाएगा। शिक्षण की योजना। आचार्य श्री ने उन दिनों शिक्षण पर जोर देना शुरू कर दिया था। गायत्री जयंती के आसपास 3 कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी। उनमें एक थी 16-17 वर्ष तक के किशोरों को मथुरा बुलाने की अपील। इस उम्र के बच्चों को 1 से 4 साल तक तपोभूमि में कम से कम 1 वर्ष रहने के लिए कहा गया था। जरूरी हो तो आगे भी रहा जाए, वरना इतने समय तक रहना तो अपरिहार्य है। इस अवधि में लोक शिक्षण की कलाओं का अच्छा अभ्यास कर लिया जाए। यह अभ्यास तपोभूमि से जाते हुए क्षेत्र में काम आए। दूसरी शिक्षण योजना 1 महीने की थी। इसमें दंपतियों को आमंत्रित किया गया था। आचार्य श्री ने सैकड़ों साधकों को व्यक्तिगत पत्र लिखे। उनसे कहा कि आप अपनी पत्नी समेत मथुरा आकर हमारे पास रहें। इस अवधि में विस्तार से विचार विनिमय करें और भावी जीवन के लिए व्यवस्थित रूपरेखा लेकर जाएं। इस अवधि में व्यावहारिक जीवन में सफलता के सभी गुर समझा दिए जाने थे। महीने में 50 परिवारों को प्रशिक्षित कर सदगृहस्थ बनाने की योजना थी। दोनों शिक्षण योजनाओं पर काम शुरू हुआ। किशोरों को स्वावलंबी और संस्कारवान बनाने वाले विद्यालय की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। आचार्य श्री ने इस प्रयोजन के लिए शिक्षाविदों और छोटे मोटे उद्योग चलाने वालों को आमंत्रित किया था। लोग आते जाते रहते थे। उनसे विचार विमर्श का क्रम चलता रहता। वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय के संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप भी विचार विमर्श के इसी क्रम में आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक राजवंश में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप ने 1908 में अपने सगे संबंधियों और विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र भेजा। निमंत्रण नामकरण संस्कार के लिए था। पत्र में लिखा था कि उनकी संतान का नामकरण होगा। राजा साहब की कोई संतान नहीं थी। जिसने भी निमंत्रण पत्र पढ़ा वह चौंका। आमंत्रित लोगों में से ज्यादातर आए भी। महामना मदन मोहन मालवीय भी उस आयोजन में आए थे। राजा का निमंत्रण है यह सोचकर आने वाले अपने साथ नजराना भी लाए थे। नजराने में सोने चांदी के आभूषण और वस्त्र आदि बहुमूल्य वस्तुएं थीं। लोग वृंदावन में जहां नामकरण किया जाना था उस जगह पहुंचे। तमाम लोग इकट्ठे हो गए तो राजा साहब ने कहा, मैं एक विद्यालय आरंभ कर रहा हूँ। वह विद्यालय ही मेरी संतति है। उसी का नामकरण किया जाना था। आज तक अतिथियों ने तरह तरह के नाम सुझाए। इनमें महामना मालवीय का सुझाया नाम सबको पसंद आया। प्रेम महाविद्यालय यही नाम रखा गया। विधिवत नामकरण संस्कार हुआ। प्रेम महाविद्यालय में औपचारिक शिक्षा के साथ जीविका उपार्जन के प्रशिक्षण का समावेश भी किया गया। जीविका के लिए किसी की नौकरी के बजाय अपना ही उद्योग व्यवसाय शुरू करने पर जोर था। विद्यार्थियों को लकड़ी, लोहा, बुनाई, गलीचा बनाने और पेंटिंग, चित्रकारी, छपाई आदि काम सिखाए जाते। उनसे किसी तरह की फीस नहीं ली जाती थी।
शिक्षकों की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखकर की गई थी कि छात्रों को देशभक्ति की प्रेरणा मिले और वे समाज के निर्माण में भी जुट सकें।